let's start our day number 6 of Sale of Goods Act. A quick review, as I always start the topic, you know, with a review. I will just do section review. Section number 4, definition बोलेंगे. Sale is a contract whereby a transfers or property in to the for a. Then हमने सेक्शन नंबर 4 के बाद 5 पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे होता है. इसमें कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे ओरल और इन राइटिंग. इसमें प्राइस का तय होना ज़रूरी है, चाहे अभी दो चाहे बाद में. इसमें डिलीवरी होना ज़रूरी है, चाहे अभी दो चाहे बाद में. और इन तीनों चीज़ों के कंसेंसस से ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है. और ओनरशिप ट्रांसफ़र होने के बाद सेलर गुड्स वापस नहीं ले सकता. पैसे नहीं मिले तो वो पैसों के लिए क्लेम कर सकता है. दैट वाज सेक्शन नंबर 5. इसके बाद हमने डिफरेंसेस पढ़े. डिफरेंसेस में सेल और हायर परचेज इज वेरी ऑब्वियस एंड वेरी क्लियर एंड आई एम क्वाइट श्योर पूरी क्लास को ये आना चाहिए. रेज योर हैंड्स हाउ मेनी नो इट. गुड. अभी आई एम नॉट टेकिंग डाउट्स. Then sale and bailment is very clear. Please tell me how many are thoroughly clear with sale and bailment. Good. Then comes sale and works contract. Nothing is needed. जब भी आप अपने स्पेसिफिकेशन से कोई भी चीज़ ऑर्डर करके देते हैं, इट इज़ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसमें सर्विस एलिमेंट प्रिडोमिनेंट है. उसका ये मतलब नहीं है कि उसमें सेल का कोई एलिमेंट नहीं है, बट दूसरा एलिमेंट प्रिडोमिनेंट है, मेजर है, सर्विस एलिमेंट. देन उसके बाद हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल. आप सारे डिफरेंसेस भूल जाइए, एक डिफरेंस याद रखिए. सेल में इमीडिएट ओनरशिप ट्रांसफर होती है. अग्रीमेंट टू सेल इज सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस एंड एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम सेल टेक्स प्लेस, सो ओनरशिप लेटर ट्रांसफर होती है. विद वन डिफरेंस यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस. इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल आपको याद रहना चाहिए. एक आध एग्जाम्पल अगर क्लिक नहीं करता तो उसके पीछे इतना बावले मत होइए. जस्ट होल्ड इट. Just hold it. By the time you finish all the questions, you will be able to do it, so don't worry. सेक्शन नंबर ज़रूर याद रख सकते हैं. आजकल इंस्टीट्यूट बहुत पैशनेट है सेक्शंस के बारे में. तो 4 सबसेक्शन 1 इज सेल एंड उसी में से 4 सबसेक्शन 3 इज अग्रीमेंट टू सेल. सेल की डेफिनेशन कहती है कि सेल बारीकी में तो डिफरेंट है अग्रीमेंट टू सेल से, बट सेल इंक्लूड्स अग्रीमेंट टू सेल. अब ये जो सेंटेंस मैंने कहा, कुछ लोग इसी से कंफ्यूज हो जाएंगे. मैंने कहा बारीकी से देखें तो दोनों डिफरेंट हैं, सेल और एग्रीमेंट टू सेल. बट सेक्शन 4 की अगर आप डेफिनेशन पढ़ें, वो कहता है सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर. मतलब सेल में एग्रीमेंट टू सेल सम्मिलित ही है, क्योंकि आगे ना पीछे होनी तो सेल ही है. हाँ या ना? तो ऐसी चीज़ों को तो आप कैसे समझेंगे? इस टेंजेंट पे तो आप आ ही नहीं पाएंगे जब आप नीचे लेवल पे ही घबरा रहे हैं. तो सेल और एग्रीमेंट टू सेल आपको कंठस्थ आना चाहिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट क्वेश्चन है. और मजाल है अब क्लास में किसी ने कहा खुद के अपने आप से कि मुझको डिफरेंस बिटवीन सेल और एग्रीमेंट टू सेल नहीं आता. 5 बार पढ़ो, आना ही पड़ेगा. बिना आप लॉ को कॉन्सेप्चुअली पढ़े इस हॉल से नीचे वाले हॉल में इंटर में नहीं जाओगे. आपको पढ़ना ही पड़ेगा झक मार के. दैट्स वेरी क्लियर फ्रॉम माई साइड. ऑप्शन सेल इज एब्सोल्युटली क्लियर, कोई डिफरेंस दिक्कत नहीं होना चाहिए. बायर एंड सेलर कोई काम की चीज़ नहीं है. गुड्स एवरीबडी इज क्लियर, हाँ या ना? कितने तरह के गुड्स हैं? 3. आप ही मुझे बता दीजिए फ्यूचर गुड्स और कंटिंजेंट गुड्स का प्योर अगर मैं पूछूं तो सेल है या एग्रीमेंट टू सेल? उसके बाद एग्जिस्टिंग, असर्टेन, अनअसर्टेन, ये सब हम लिख चुके हैं. डिलीवरी, कितने तरह की डिलीवरी है? डिलीवरी की 3 टाइप में कौन से में एक्चुअल सामान देते हो, किसमें संकेत के रूप में कुछ देते हो, ऑल्सो किसमें सामान पहले जहाँ था वहीं रहता है. जब हम डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की बात करते हैं तो वो एक अधिकार पत्र है. जैसे कि अगर मैंने किसी व्यक्ति को भी कोई कागज़ थमाया, सामान नहीं थमाया, कागज़ थमाया, उस पर लिखा है उसका नाम, आगे से उस सामान का वो व्यक्ति मालिक है, तो दैट इज़ कॉल्ड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. इसके बाद सेक्शन नंबर 7 और 8 सरल सा पॉइंट है. मैं किसी से तय कर रही हूँ कि मैं तुम्हें सामान अभी बेच रही हूँ, वो मेरे नॉलेज के बिना सामान नष्ट हो चुका है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि वॉइड? वॉइड. और ऐसे ही मैं किसी से कह रही हूँ कि मैं आपको 10 दिन बाद सामान दूंगी और 5वें दिन सामान वो हो गया,
डिस्ट्रॉय तो भी वो क्या है, वॉइड। दोनों का उत्तर है वॉइड। एक है 7, एक है 8, दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले वाले में सिर्फ सेल की बात हुई है, दूसरे में एग्रीमेंट टू सेल की बात हुई है। हाँ या ना? तो दोनों का ही उत्तर है वॉइड। जहां आपको लगे कि आपको हजम कम हुआ है, आप वेट करिए, क्वेश्चन एंड आंसर्स के कॉम्बो के साथ आपको धीरे धीरे दिमाग में सेट हो जाएगा। बट ओनली विद अ पॉजिटिव माइंडसेट यू विल बी एबल टू डू इट। बिटू, आई एम नॉट लुकिंग एट एनी चैट्स। नो, व्हेन आई विल आस्क यू देन यू टेल मी, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। देन इसके बाद हमने पढ़ा प्राइस, सेक्शन 9 एंड 10। यहाँ तक आते आते आपकी शायद एनर्जी डाउन हो गई कि आपको नहीं बना, जबकि उसमें सब कुछ नहीं है। प्राइस 3 तरीके से तय होती है, दोनों पार्टीज तय कर सकते हैं, दोनों पार्टीज किसी अग्रीड मैनर में तय कर सकते हैं जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाता है, और इट मे बी डिसाइडेड इन द कोर्स ऑफ डीलिंग, जिसमें मैंने आपको कतरन का एग्जाम्पल दिया था। हाँ या ना? हम जितना एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं, कभी आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट को यूट्यूब पे नज़ारा देखिएगा, 2 मिनट में बंद करके बाहर निकल आएंगे, नहीं समझ में आ रहा, और आपको यहीं पर इतनी दिक्कत हो रही है, तो आप प्लीज़ ज़रा उसको ढंग से एक्सेप्ट कीजिए। ओके, सो प्राइस के बाद सेक्शन नंबर 10। सेक्शन 10 कहता है कि अगर ये मिडिल वाला पॉइंट है ये, कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट हैं तो उसके 3 पॉइंट थे। पहला, वो पार्टी वेरी वैल्यूएशन नहीं कर रहा, वॉइड। हाँ या ना? उस पार्टी को किसी ने जान के रोका है वैल्यूएशन करने से, तो जो डिफॉल्टिंग पार्टी है उसको हट जाना देना है। हाँ या ना? और थर्ड, यदि किसी व्यक्ति ने गुड्स भी दे दिए हैं और देने के बाद थर्ड पार्टी जो डिसाइड करने वाली थी अब वो नहीं बता रही है कुछ, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, रीजनेबल प्राइस देनी पड़ेगी। तो बस आप यहाँ तक आके आपकी रिसेप्टिविटी कम हो गई, अदरवाइज उसमें कुछ है ही नहीं ऐसा। सेक्शन 9 और 10 में ऐसा क्या है? कंडीशंस एंड वारंटीज। कंडीशंस एंड वारंटीज, सीधे बैठ जाइए ताकि हम इसका डिस्कशन कर पाएँ। कंडीशंस एंड वारंटीज। नाउ, जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कुछ बातें व्यक्ति स्पष्ट कहता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक व्यक्ति एक दुकान पर जाए, उसको शू खरीदना है, उसने कहा 3 नंबर का शू चाहिए, वाइट कलर का, तो दुकानदार को 3 नंबर का वाइट कलर का शू ही देना पड़ेगा। उसने डब्बे में 6 नंबर का शू पैक कर दिया, तो अहम कंडीशन जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था वही ही ब्रेक हो गई, तो वो घर जाके भी सामान वापस यहाँ लाके दे सकता है। इज़ दैट क्लियर? तो ये हुआ कि कंडीशन जो आपने स्पष्ट कही थी। बट कभी कभी लोग कंडीशंस को स्पष्ट कहते नहीं हैं, बट अंडरस्टूड है, बायर मान के ही चलता है कि इतनी मूल बातें तो होंगी ही। जैसे कि मेरी दुकान पे कोई आए और उसको ये बॉटल खरीदने हो, वो मुझसे कभी नहीं पूछेगा मैम चोरी की तो नहीं है ना, आपकी ही है ना। बिना पूछे ही वो अज्यूम कर रहा है कि ये मेरी ही है। हाँ या ना? तो इस प्रकार से हम कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे। तो जब बच्चे कंडीशन ब्रेक हो जाती है तो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकने का हक रखता है और अपने पैसे भी वापस मांगने का हक रखता है। बट वारंटी कंडीशन से थोड़े कम सीरियस वाले मैटर्स होते हैं। इसमें बेटा व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता है। अभी ये हमारा पढ़ना बाकी है, अभी हम कंडीशंस पर ही थे। कंडीशन का सेक्शन है 12 सबसेक्शन 2 और वारंटी का सेक्शन है 12 सबसेक्शन 3। तो हमने कंडीशन की डेफिनेशन लिखी थी, पढ़िएगा। कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन मतलब कुछ बात रखना, कुछ रिप्रेजेंटेशन देना, कुछ कहना। तो कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन विच इज असेंशियल, बहुत ही काम की चीज़ है, वो मुख्य है, टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स द बायर अ राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूडिएटेड। वो उसको कैंसिल करने का हक रखता है, सरल शब्दों में। फिर हमने पढ़ा कि कंडीशन एक्सप्रेस भी होती है, इम्प्लाइड भी होती है। एनी वन ऑफ यू कैन गिव मी एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेस कंडीशन? यस, स्पेसिफिकली बोला है कि मेरे को
एग्जैक्टली ये कहते हैं बोगला चावल ही चाहिए तो बाहर मेरे को भी बासमती लाके नहीं सर बासमती लाके नहीं सकते। गुड। अगर कोई व्यक्ति जाके किसी ग्रोसरी स्टोर पे कहता है मुझे फॉर सपोजिंग बासमती राइस चाहिए, तो फिर आप उसको लोकल कोई दूसरा चावल नहीं टिका सकते, आपको बासमती ही देना पड़ेगा। तो स्पष्ट कही गई बात का स्पष्ट निष्पादन होना बहुत आवश्यक है। बट जो बातें नहीं कही जाती वो कहलाती हैं इम्प्लाइड कंडीशंस। ऑलराइट, तो हम इम्प्लाइड कंडीशंस को एक एक करके पढ़ेंगे। आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ये यूनिट नंबर 2 है जिसमें से एक क्वेश्चन आना 100% तय है। फर्स्ट यूनिट बेसिक होता है, उसमें से आए या ना आए, बट ये तो तय है कि बाकी इन तीनों यूनिट्स में से एक एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो इम्प्लाइड कंडीशन नंबर 1 लिखेंगे सभी, कंडीशन एज टू टाइटल। वी विल ऑल राइट अबाउट इट। कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू टाइटल। बहुत ही सिंपल सी बात है। मेरी दुकान पे कोई आया तो वो मुझसे ये नहीं पूछेगा कि मैडम ये चोरी का माल तो नहीं है, आप इसकी मालिक हैं ना। तो सेलर इज़ द ओनर, ऐसा सब मान के ही चलते हैं। तो वी आर राइटिंग अबाउट दिस इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल। टाइटल का मतलब है स्वामित्व या ओनरशिप। लिखेंगे इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फटाफट लिखिए। सेक्शन की नीड नहीं है बच्चे। एक्चुअली देखो इसमें इतनी बारीकी घुस गई कि इसमें घुसेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए जहाँ मैं बोलूँ लिखना है सेक्शन वहाँ लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है। तो कंडीशन एज टू टाइटल। इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल लिखेंगे, इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर इज अ इम्प्लाइड कंडीशन ऑन पार्ट ऑफ सेलर, राइटिंग स्पीड तेज। In every contract of sale, there is an implied condition on part of seller इसके बाद चार्ट बना लीजिए क्या क्या कंडीशन है। In case of sale, in case of sale, he has ownership of goods or the right to sell। उसी को दूसरे शब्दों में लिख रहे हैं। और सेकेंड पार्ट, इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, in case of agreement to sale, he will have the right to sell अभी भले ही ना हो, he will have the right to sell at the time, at the time when property is to pass। हिंदी में मैं बोल देती हूँ। सेल के केस में हम मान के चल रहे हैं कि वो अभी मालिक है, और एग्रीमेंट टू सेल में हम मान के चल रहे हैं फ्यूचर में सेल के पहले मालिक बन जाएगा, भले ही अभी ना हो। Did you understand the point? What is the meaning of title? Ownership। हम क्या मान के चल रहे हैं कि अगर कोई सामान बेच रहा है तो वो अब भी हाल फिलहाल मालिक है, और अगर वो अग्रीमेंट टू सेल कर रहा है कि 2 हफ्ते बाद बेचूंगा, तो जब वो बेचेगा उसके पहले मालिक बन जाएगा, भले ही अभी ना हो। Is the point clear? Everyone, repeat बच्चे, क्या बोला मैंने? फटाफट बोलो मैंने क्या बोला। टाइटल का कंडीशन क्या कहता है? नो, ये नहीं कहा मैंने, इस पॉइंट में ये नहीं कहा। यस, सेल में ये तो दुकान के पास ओनरशिप है, वो अभी
सेलर के पास। सेलर के पास नहीं होने दो और फ्यूचर वो एग्रीमेंट टू सेल तो अभी नहीं है पर तब तक हो जाएगी। गुड, ये बात हो रही है बेटा, जो बात बोल रहे हैं वही बोलना है। बैठो। सेकेंड पॉइंट, एवरीबडी इज क्लियर विद दिस पार्ट? मतलब चोरी का माल आप नहीं बेच सकते, थोड़े दिन बाद भी पता चला व्यक्ति को तो चल जाएगा, मतलब वो वापस कर सकता है। इसका एक एग्जाम्पल लिख लो, राइट एन एग्जाम्पल। ए ने बी को चोरी की टीवी बेची, ए ने बी को चोरी की टीवी बेच दी। अब टीवी पे तो लिखा नहीं होता है कि वो चोरी की है। थोड़े दिन बाद ट्रू ओनर, असली मालिक सी, वो टीवी ढूंढता ढूंढता आ गया बी के पास, तो क्या वो बी से वापस ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। एक तो वो बी से वापस ले सकता है और बी अपने पैसे किससे वापस ले सकता है? अगर उसके पास सी नहीं भी आता तो भी उसको जैसे ही पता चलता ये चुराया हुआ सामान है तो वो टीवी उसी को दे जाता ए को कि रखो अपनी टीवी, मेरे पैसे वापस दो। ठीक है, हमने इसमें बस ये पॉइंट ऐड कर दिया कि ट्रू ओनर ढूंढता ढूंढता आ गया, तो आप उससे ये नहीं कह सकते मुझे थोड़ी पता था ये चोरी का माल है, मैं तो पैसे दे चुका हूँ, मैं तो नहीं दूंगा टीवी। टीवी तो आपको देनी पड़ेगी। टीवी उसको किसको देनी पड़ेगी? सी को। तो वो तो खाली हाथ रह गया बी। अब वो किससे जाके पैसे मांगे? ए, कि तुमने मुझे चोरी का माल क्यों दे दिया। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट पॉइंट, ऑनलाइनर्स, इज एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस पॉइंट? इज एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस पॉइंट? Any doubt? Now I am asking you, any doubt? This is the first condition. Condition as to title. चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे आइए। कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। जब आप बेटा किसी को कोई बात जता के, कह के, डिस्क्राइब करके सामान बेचते हो तो गुड्स उस डिस्क्रिप्शन से मैचिंग होना चाहिए। जैसे मुझसे किसी ने कहा ये पोडियम हमको आपसे खरीदना है। अब मैंने उसको डिस्क्राइब किया कि ये पोडियम सागौन की लकड़ी का है। सागौन की लकड़ी जो होती है वो दरवाज़ों की चौखट पे लगती है, क्योंकि उसके अंदर अगर जो कील घुसाते हैं ना तो वो ऐसे चिरती नहीं है दो टुकड़ों में। जबकि अगर आम की लकड़ी होती है जो कि हवन में काम आती है, उसको आदमी यूं ही चीर सकता है, वो इतनी सॉफ्ट होती है, अंदर लकड़ी होने के बाद भी सॉफ्ट होती है। उसमें अगर आप आम की लकड़ी से फर्नीचर बनाओगे तो जैसे ही आप बैठोगे सारी कीलें चरमरा के नीचे गिर जाएंगी। You understand that's a difference between the quality of wood. तो मेरे से किसी ने पूछा ये पोडियम हमको आपसे खरीदना है। मैंने कहा ये सागौन की लकड़ी का है, मजबूत, और वो था आम की लकड़ी का। तो बताओ क्या डिस्क्रिप्शन मैच करा? तो अगर घर जाके उस व्यक्ति के कारपेंटर ने कहा कि अरे आप क्या उठा के ले आए, ये तो सागौन की लकड़ी का नहीं, ये तो आम की लकड़ी का है, इसको तो अब इसी काम का है, हवन में डाल के रवाना कर दो, तो बताओ क्या वो सामान वापस कर सकता है मुझे? हाँ, उसके साथ धोखा हुआ है। इज़ द पॉइंट क्लियर? तो आप जल्दी से लिख लीजिए इस पॉइंट को, डिस्क्रिप्शन लिखिए पहले तो इसका, राइट डाउन द डिस्क्रिप्शन। गुड्स शैल करस्पॉन्ड, करस्पॉन्ड मतलब मैच। गुड्स शैल करस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन गिवन बाय द सेलर। करस्पॉन्ड का मतलब मैच। गुड्स शुड करस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन गिवन बाय द सेलर। इफ द गुड्स, राइटिंग स्पीड तेज, इफ द गुड्स टेंडर्ड, टेंडर्ड मतलब दिए गए, इफ द गुड्स टेंडर्ड, if the goods tendered do not correspond if the goods tendered do not correspond with the description, buyer
can reject the goods. Buyer can reject the goods. Buyer can reject the goods. Write down example. मैम के पास कोई पोडियम, इसको पोडियम कहते हैं, इस पर आप खड़े होके बोल रही हूँ मैं, तो मैम के पास कोई पोडियम लेने आया, तो मैम ने डिस्क्राइब किया ये सागौन की लकड़ी का है या सैंडलवुड का है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है वो। जबकि सेलर जब घर पहुंचा तो उसको पता चला ये आम के पेड़ की लकड़ी है। अब वो इतना समझदार नहीं था कि उसको पोडियम लेते समय सनमाइका के अंदर की वो वुड कैसी है वो देख लेता। कैसे देखता, वो तो ऊपर से ढक गई थी ना, बोलो हाँ या ना। बट जब उसका कारपेंटर ने उसको चेक किया तो बोला अरे ये तो सागौन की लकड़ी थोड़ी है, ये तो आम की लकड़ी है, ये तो वैसे ही टूट जाएगा 1 साल में मैक्सिमम। आपको बात समझ में आई? तो गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट में जब आप डिस्क्राइब करते हो तो वो मैच होना चाहिए। अगर वो मैच नहीं हुआ मतलब आपने सीधा सीधा सामने वाले के साथ धोखा किया, तो उसको राइट क्या मिल गया? व्हाट राइट ही हैज़ टू रिटर्न द गुड्स एंड गेट प्राइस बैक। अरे सॉरी, बायर लिखना था मुझे, मैंने वहाँ सेलर लिख दिया, कुछ और बोलते बोलते लिख दिया। Is the point clear to you? Now you've written the theory also and you've written the this example also. अब थर्ड लिखिए, goods sold by sale plus description. अपन ने थर्ड कौन सा लिखा था? सेल बाय सैंपल लिख लो, चलो एक ही बात है, कुछ भी लिख लो। सेल बाय सैंपल, सेल बाय सैंपल। अब इसमें कई बार कैसा होता है कि सामने वाला जो है वो दुकान पे आप जाते हो, जैसे मेरी दुकान है किराने की, मैंने यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे बोरियाँ रख रखी हैं, कोई किसी चीज़ की बोरी है, कोई किसी चीज़ की बोरी है, कोई किसी चीज़ की बोरी है। तुम आए मेरे पास, तुमने कहा बासमती चावल दे दीजिए, तो मैंने इसमें से एक कटोरा या कटोरी या कुछ भी कंटेनर में निकाला, ये देख लीजिए। तो तुमने सैंपल को देखा और तुम्हें देख के लगा हाँ मुझे ऐसे ही सामान चाहिए। अब जब मैं पैक कर रही थी तो मैंने दिखाया तो कुछ और अपने वर्कर को बोल दिया कि तुम तो हल्का वाला पैक कर दो, ऐसे हमारे इशारे और कोड सेट थे। तो बताओ इसके साथ चीटिंग हुई कि नहीं? जब ये घर पहुंची तो फिर इसके जो भी उस गुड्स को यूज़ करने वाला था उसने व्यक्ति ने कहा कि ये गुड्स तो ख़राब है, तो फिर क्या ये मेरे पास आके वापस दे सकती है? बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। इसमें एक शर्त है। इसने मुझसे कहा, ये बहुत अलर्ट बायर थी, इसने मुझसे कहा कि आप मुझे सैंपल तो दिखा रही हैं बट मैं बहुत दूर रहती हूँ, अगर बोरी वैसी थोड़ी ठीक नहीं निकली तो मुझे वापस आना पड़ेगा, आप मुझे बोरी चेक करा दो। तो मैं क्या कहा तुमने मुझसे? पहले मैंने क्या दिखाया था? सैंपल। अब मैंने पैक किससे करवाई है बोरी? वर्कर से। तो इसको लगा हो सकता है वर्कर कभी गलत भी पैक कर सकता है, मेरे पे धोखे का इसका वो नहीं था इंटेंशन कि मैं धोखा दूंगी, बट जस्ट टू बी मोर अलर्ट इसने कहा आप मुझे एक बार बोरी चेक करा दो। तो मैंने कहा अरे मैडम हमारे पास यही काम है क्या, सबको रोज़ बोरियाँ चेक कराते रहें? थोड़ा तो भरोसा रखिए, मेरे वर्कर बहुत सीजनड हैं और सही काम करते हैं, आप तो ले जाइए बोरी। क्या मैंने इसको बोरी चेक करने का मौका दिया? तो इसका राइट और बढ़ गया
अब तो मैं बिल्कुल ही नहीं बोल सकती इससे कि आपने खुद क्यों नहीं देखा। अगर ये बोरी देख लेती यहीं और फिर भी घर ले जाती, तब बताओ वापस कर सकती थी कि नहीं, क्योंकि तब लग जाता कैवियर टेम्पटर। अभी पढ़ेंगे हम, लेट द बायर बिवेयर। मैंने अगर मैडम आपको बोरी दिखा दी होती और आपने बोरी देखने के बाद भी उसको एक्सेप्ट कर लिया होता, इसका मतलब आपने उस प्राइस में सबस्टैंडर्ड गुड भी एक्सेप्ट कर लिए, तब आप वापस नहीं कर सकती थी। इज दैट क्लियर? जो बल्क सामान दिया है, और दूसरा मुझे आपको देखने का मौका देना चाहिए। अब तीसरी बात, इसने कहा मुझे बोरी दिखा दो। मैंने कहा मैडम मेरे पास 2 मिनट का टाइम है, आप देख लो बोरी। तो बोरी तो उसने देखी, पर बोरी बहुत बड़ी होती है बोरी। तो ऊपर के जो चावल थे वो बिल्कुल सही थे, बट नीचे उनमें दीमक के घुन लगा था, घुन। वो काला कलर का टर्माइट होता था ना छोटा सा चावल में, इल्लियाँ टाइप के, वो चावल को खाते जाते हैं और उसकी पूरी क्वालिटी ख़राब कर देते हैं। और अपन ह्यूमन बीइंग्स उसको अगर बच्चे खा लें तो उनका पेट दुखता है। पॉइजनस नहीं होते वो, परंतु पेट दुखता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, ऐसा सब कुछ हो सकता है, राइट। उसको कहते हैं लेटेंट डिफेक्ट, छुपा हुआ डिफेक्ट, जो सामान्य आँखों से व्यक्ति नहीं देख सकता। LATENT, लेटेंट डिफेक्ट। तो बोरियां जो मेरी थी ऊपर से सही थी, बट नीचे उनके अंदर खराब सामान भरा हुआ था, वही क्वालिटी का बट सामान वापस खराब था। घर में जाके जब इसने टंकी में वो बोरी खाली करी, अपन घर में नहीं रखते, तुमने मम्मी को नहीं देखा वो छोटी छोटी फिनाइल की गोलियों में कपड़ा बांधती हैं, फिर उसको नीचे रखती हैं, फिर उसके ऊपर चावल रखती हैं, हाँ या ना। तो तब इसकी मम्मी ने कहा अरे यार ये कैसे चावल ले आई तुम, पूरे नीचे वाले चावल में घुन लगी हुई है, बारिश का सीज़न है, बाहर रखेंगे तो सीढ़न आ जाएगी, चावल ही ख़राब हो जाएगा। तो ये मेरे पास आके वापस कर गई। कैन आई से कि तुमने तो बोरी देखी थी? क्यों नहीं कह सकती अब? क्योंकि उसमें लेटेंट डिफेक्ट था जो नीचे छुपा हुआ था, और वो जो नॉर्मल इंस्पेक्शन से आदमी नहीं देख सकता था। तो इसको लिखिए 3 मार्क्स क्वेश्चन। ये अपने आप में ये वाला पॉइंट, बैठो, लिखेंगे सेल बाय सैंपल। हाँ बेटा बोलो। हाँ डैमेज भी ले सकते हैं। लिखेंगे बच्चे, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल, in a contract of sale by sample, there is an implied condition that A, अब आप बिल्कुल मॉड्यूल की ही लैंग्वेज लिख रहे हैं, इसलिए आप चिंता ना करें कि हम कोई और सरल भाषा लिख रहे हैं। यू आर जस्ट राइटिंग द मॉड्यूल। थोड़ा ही बस मैं उसे सिंप्लीफाई कर रही हूँ। दैट बल्क माने बड़ी बोरी, shall correspond with the sample in quality। साइज़ की बात नहीं हो रही है, साइज़ में तो करस्पॉन्ड हो ही नहीं सकते, सैंपल तो इतू सा होता है, बोरी इतनी बड़ी होती है, तो इसलिए हमने लिखा है क्वालिटी में मैच करना चाहिए, क्वांटिटी में नहीं। द बल्क शैल करस्पॉन्ड विद द सैंपल इन क्वालिटी। बच्चे कैन यू एक्सप्लेन व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट लाइन? फर्स्ट लाइन का क्या मीनिंग है, ये वाली ए का? मतलब आपने जो सैंपल दिखाया वैसे ही अगर बल्क में लेंगे हम तो वैसे ही होना चाहिए। क्वांटिटी की बात हो रही है या क्वालिटी? क्वांटिटी में कौन बड़ा है और कौन छोटू है? तो क्वांटिटी तो अलग रहेगी, बट क्वालिटी सेम होना चाहिए। गुड। नेक्स्ट पॉइंट, बायर शैल हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग बोथ। बायर शैल हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, बायर शैल हैव reasonable opportunity of comparing both मतलब कौन? bulk और sample। The buyer shall have reasonable opportunity of comparing both। और third, goods should be free from latent defect। goods should be free from latent defect, ब्रैकेट में लिख लेना hidden defect। goods should be free from latent defects। goods should be free from latent defect मतलब hidden defect।
जैसे दीमक लगी है नीचे, या कीड़े लगा है, या फिर कोई फंगस लगी है, या कुछ और इस तरह की छुपी हुई चीज़ जो दिख नहीं सकती। इज दैट क्लियर? 3 पॉइंट हो गए, पढ़ लीजिए जरा। सेल बाय सैंपल फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चन। 4th point, sale by sample as well as description. Sale by sample as well as description. राइटिंग स्पीड फुल तेजी में आ जाइए अब, जो एग्जाम के आखिरी हाफ एन आवर में होती है वो वाली स्पीड। सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। अब कभी कभी बेटू व्यक्ति अपनी बात बोलता भी है और सामान ऐसे दिखाता भी है, तो दो बेस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक उसके शब्द हैं और एक सैंपल है। अब क्या हुआ, तुम आओ मेरे पास। तुमने मुझसे बोला कि मुझको बासमती चावल दे दीजिए, ये मैंने तुम्हें सैंपल दिखाया, देख लीजिए। एक तो मैं उसको सैंपल दिखा रही हूँ और फिर मैंने डिस्क्रिप्शन दिया। ये जो बासमती चावल है ना हमारा, ये तुम्हें मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। 5 साल पुरानी हार्वेस्ट का है ये, मार्केट में सब जगह इसी साल का सामान बिक रहा है। और तुम्हें तो पता है चावल में जितना पुराना होता है उतना वो गुणवत्ता उसकी बढ़ जाती है। तो ये 5 साल पुराना है। अब क्या चावल को देख के कोई समझ सकता है कितने साल पुराना है? समझदार लोग समझ जाते हैं, नॉर्मल अपन लोग समझ सकते हैं क्या? नहीं। तो अब मैंने कितने बात के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट किया है? 2। पहला सैंपल और दूसरा डिस्क्रिप्शन। अब तुम घर गए, घर जाके तुम्हारी मम्मी ने, वो समझदार थी, उन्होंने चावल को सूंघा और देखा, बोली है तो ये बासमती सही लाए हो, पर ये 5 साल पुराना नहीं है, ये मैक्सिमम इसी साल की या लास्ट ईयर की परचेज है। तो क्या चीज़ ब्रेक हो गई? डिस्क्रिप्शन। अब ये मेरे पास आया और बोला कि ये मुझे वापस करना है क्योंकि आपने कहा था कि ये 5 साल पुराना है और ये 5 साल पुराना नहीं है। तो मैंने कहा देखो भाई, भले ही 5 साल पुराना नहीं है पर है तो बासमती चावल, दिखा के तो दिया था तुम्हें, तो तुमने क्यों नहीं ध्यान से देखा उस वक्त? आपने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। तो बताओ, दोनों मैच होना चाहिए ना। अभी कितनी चीज़ मैच हो रही है? एक सैंपल तो मैच हो रहा है बासमती, बट डिस्क्रिप्शन मैच नहीं हो रहा, तो ये वापस कर सकता है। तो बस इस पॉइंट में अलग क्या है? डिस्क्रिप्शन। पहले एक पॉइंट में सैंपल पढ़ा, फिर एक में डिस्क्रिप्शन पढ़ा, इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है और दोनों मैच होने चाहिए। ठीक है, लिखो फटाफट। 4th point, sale by sample as well as description. In this case, goods should correspond with both. In this case, the goods should correspond with both. In this case, goods should correspond with both sample as well as description. अभी आप लोग आपस में बात करना अलाउड नहीं है। कोई किसी से किसी प्रकार के नोट्स क्लास में टीचर की मौजूदगी में ना मांगे कि मुझको ये दे दो मेरा मिस हो गया, वो दे दो मेरा मिस हो गया। सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन का मतलब हुआ, जब आप 2 बेस पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो दोनों मैच होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। Condition as for quality of fitness, please write very, very, very most important. Condition as to quality or fitness. सेवन कंडीशंस में से हमने ये 5वीं पढ़ रहे हैं। 4 अभी तक आप पढ़ चुके हैं। पहली क्या है? टाइटल, दूसरी सैंपल, तीसरी डिस्क्रिप्शन, चौथी दोनों का कॉम्बो। ऑर्डर कैन चेंज और सेक्शन नंबर में नहीं घुसना इसके भाई, सब अलग अलग सेक्शन से आई हैं। कंडीशन एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस। बच्चे आप खड़े हो जाओ, लास्ट 3rd। भोपाल में हम रहते हैं। आप मेरा जो स्टोर है उसमें वुलन्स भी मिलते हैं, नॉर्मल कपड़े भी मिलते हैं, टी शर्ट्स, लोअर्स और वुलन कपड़े भी मिलते हैं। आप मेरे पास आए और आपने बोला कि मुझको एक स्वेटर दे दीजिए।
क्या मांगा इन्होंने मुझसे? स्वेटर। तो मैंने, भोपाल में जितनी सर्दी पड़ती है हमारे सारे स्वेटर उसके लिए उपयुक्त हैं। तो मैंने आपको एक रेमंड्स का, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, स्वेटर दिया। अब क्या हुआ, आपको जाना था नॉर्थ पोल, आपने मुझसे ये नहीं कहा था कि आपको वहाँ ठिठुरती हुई सर्दी, थर्मल मतलब वैसा चाहिए जो 0 और -डिग्री को झेल ले। क्या भोपाल में कभी 0 डिग्री या -डिग्री टेम्परेचर हुआ है? तो मैं एज अ सेलर कैसे इमेजिन कर लूँ कि मेरा कोई बायर मुझे उस क्वालिटी का सामान मांगने आया? एम आई रिस्पॉन्सिबल? ये पहुँच गई वहाँ पर नॉर्थ पोल पे मेरा वाला स्वेटर पहने, और वहाँ से जब आई तो इनको निमोनिया और सब हो गया, जो भी हो जाता है सर्दियों में, एक्सेसिव सर्दी से। अब अरे छींक, क्या बोला? नॉर्मल सर्दी जुकाम नहीं हुआ, जानलेवा सर्दी हो गई। तो अब ये आके मुझको बोल रही हैं कि आपने हमें स्वेटर गलत दिया, क्या मेरी कोई गलती है? तो नॉर्मली, ऑर्डिनरीली गुड्स रीजनेबल क्वालिटी के होना चाहिए। स्पेसिफिक यूज़ के गुड्स अगर आपको चाहिए थे तो ड्यूटी किसकी थी? बताने की। तो आपने अगर मुझसे कहा होता, मैम मुझको टूर पे नॉर्थ पोल जाना है, वहाँ -50 डिग्री टेम्परेचर होने वाला है, तो मुझे उसके अनुसार स्वेटर दीजिए, क्योंकि मुझको आइडिया नहीं है। आप जो देंगी, मैं आपके स्किल पे भरोसा कर रही हूँ कि सही देंगी। तो जैसे ही इसने ये बोला तो जिम्मेदारी किस पे आ गई? अगर मेरे पास वैसा सामान नहीं था तो मुझे ऑनेस्टली क्या करना था? बट अगर मैं कह रही हूँ हाँ, ये बिल्कुल उसके लायक है, तो अब बताओ मेरी गलती है कि नहीं? बस यही पॉइंट इंस्टीट्यूट का बिल्कुल पसंदीदा पॉइंट है, यही पूछना है उनको। पिछले 20 सालों में 12 से 15 बार उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा होगा तो ये वाला, कि बायर आया, उसने सामान मांगा, उसने सेलर को बताया कि मुझको इस पर्पस के लिए सामान चाहिए, और फिर भी सेलर ने गलत दे दिया, तो जवाबदार कौन? बट बायर आया, उसने नहीं बताया और उसका नुकसान हो गया, तो जवाबदार कौन? कोई सेलर बोला था बीच में, तो पॉइंट समझ में आ गया ना सबको क्या बात हो रही है? तो इसी पे बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो इसका अब मैं लिखवाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा। पहला वर्ड लिखिए, ऑर्डिनरीली। इसका मतलब है सामान्यतः या नॉर्मली। देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस। ऑर्डिनरीली देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन as to quality for a particular purpose। इस लाइन का हिंदी में क्या मतलब है? हाँ, हिंदी में लिख लो इसको या सरल भाषा में लिख लो। आम तौर पर या नॉर्मली सेलर रीजनेबल पर्पस के लिए गुड्स बेचता है। नॉट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। एग्जाम्पल भी लिख लेना जो मैंने तुम्हें दिया। A sweater sold। अब इसका रीजनेबल पर्पस है भोपाल की सर्दी, और इसका स्पेसिफिक पर्पस है नॉर्थ पोल का ट्रिप। तो क्या वो नॉर्थ पोल के ट्रिप को अपने मन से ही इमेजिन कर सकेगा?
तो क्या बायर उस पर दोषारोपण लगा सकता है आपने मुझे सही गुड्स नहीं बेचे? कब लगा सकता है दोषारोपण? जब उसने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया। मैंने कहा सामान्य तौर पर सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो इमेजिन करे कि बायर को क्यों गुड्स चाहिए। वो नॉर्मल यूज़ के लिए गुड्स देता है। जैसे स्वेटर, भोपाल की सर्दी में एक नॉर्मल स्वेटर से काम होता है तो आदमी उसी के लिए बेचता है। बोलो हाँ या ना? अब आपको किसी विशिष्ट पर्पस के लिए चाहिए तो आपको अपना पर्पस स्वयं बताना चाहिए और ये भी बोलना चाहिए कि आपके ऊपर मैं निर्भर कर रहा हूँ। तब अगर आप कोई गुड्स बेचते हैं, सेलर अगर ऐसी सिचुएशन में नॉट मतलब मैचिंग गुड्स नहीं बेचता है तो सेलर की गलती है। अब आगे लिखेंगे if the buyer, however, as it is एग्जाम में लिखना है, however, if the buyer makes known, however, if the buyer makes known to the seller the purpose of his purchase, however, if the buyer makes known to the seller the purpose of his purchase, I will repeat, however, if the buyer makes known the purpose of his purchase to the seller and relies upon the skill and judgment of the seller to select the goods, and relies upon the skill and judgment of the seller and relies upon the skill and judgment of the seller to select the goods, then he shall be responsible. Then the seller shall be responsible. Then the seller shall be responsible. Then the seller shall be responsible for wrong selection of goods. ठीक है? Then the seller shall be responsible for wrong selection of goods. ठीक है? Next point. Duty of mercantability. Condition of mercantability. Condition as to mercantability. Condition as to mercantability. हिंदी में mercantable का मतलब होता है बेचने योग्य। अब इसका मतलब क्या है देखो। चलो जनरल एग्जाम्पल लेते हैं। तुम मेरी दुकान पर आई, तुमने मुझसे कहा कलर टीवी दे दीजिए। मैंने इसको एक टीवी दी, उसमें साउंड तो बहुत शानदार था, पर उसमें जो चित्र दिखते हैं टीवी में वह नहीं दिखाई दे रहे थे। अब मैंने इसको टीवी टिका दी। अब ये घर गई। जब इसने बड़े शौक से पार्टी में प्रोग्राम, घर में कोई प्रोग्राम था और वहाँ पार्टी थी, वहाँ उसने टीवी लगाई और टीवी ऑन करी तो म्यूज़िक तो था बट चित्र नहीं थे, तो इसकी बड़ी बेइज्जती हुई।
अब ये मेरे पास आई और बोली मैडम आपने मुझे कैसी टीवी बेची? तो मैं इससे बोलती हूँ अरे तुम्हें बोलना था ना तुम्हें ऐसी टीवी चाहिए जिसमें चित्र भी दिखे। बताओ ये कोई बात हुई? व्यक्ति क्या अज्यूम करके चलेगा? टीवी अगर खरीद रहा है तो टीवी जैसी होनी चाहिए, फॉर वॉइस, साउंड, ऑडियो, वीडियो सब दिखना चाहिए ना। बोलो हाँ या ना? तो मतलब वो बेचने योग्य ही नहीं थी। पीछे तुम खड़े जाओ, सबसे पीछे तुम बैठ जाओ। तुम मेरे पास आए बोले फ्रिज दे दीजिए। कितने डोर का फ्रिज चाहिए बालक? आजकल डोर होते हैं फ्रिज में ना। तुम क्या समझे? चार डोर? इसी दुनिया में रहते हो बालक। डबल डोर चाहिए, सिंगल डोर चाहिए, ट्रिपल डोर चाहिए? क्या चाहिए? एक ही डोर चाहिए। ये नहीं समझता है, तो इसने हमसे फ्रिज मांगा, हमने इनको फ्रिज दिया, ये फ्रिज अपने घर ले गए। अब फ्रिज में क्या हुआ? बर्फ ही ना जमे। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, बर्फ ही ना जमे। अब क्या हुआ कि तो हमारे पास आए। बताओ हमने इनसे क्या क्या? अरे बालक बताना चाहिए था ना कि ऐसा फ्रिज चाहिए जिसमें बर्फ जमे। हमें लगा तुम्हें कपड़े रखने अपने। तो बताओ ये मर्केंटेबल क्वालिटी थी क्या? नहीं थी। तो जिस डिस्क्रिप्शन के लिए गुड्स जाने जाते हैं कि फ्रिज इज जनरली यूज फॉर एक टेम्परेचर से ऊपर मतलब नीचे रखने के लिए ताकि फ्रीज कर सकें, चीज़ों को प्रिजर्व कर सकें, तो वो तो पर्पस सॉल्व होना चाहिए, हाँ या ना? तो गुड शुड मैच द बेसिक पर्पस फॉर विच दे आर परचेज्ड। ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल मैं जब भी बता रही थी फिर मैंने वो स्क्रीन हटा दी। ये अब क्या हुआ? तुम खड़ा जाओ लास्ट बेंच, तुम हमारे पास आए, तुमने कहा वो मेरी कमर में चुस्का आ गया है। मतलब कमर में मोच आ गई है। तो वो रबर की बॉटल नहीं होती है, हॉट वाटर बॉटल, रबर की, मोटे रबर की, उसमें 100 डिग्री टेम्परेचर है, कभी वो झेल लेता है, फिर कॉर्क से अपन बंद करते हैं, फिर उसको इधर लगाते हैं तो फिर वो गर्म से वो ठीक हो जाते हैं, हाँ या ना? हॉट कंप्रेशन करा है ना तुम लोगों ने कभी बचपन में, या अपने मम्मी पापा को कभी किसी बुजुर्गों को घर में देखा होगा ना, हाँ या ना? नहीं देखा? कौन सी दुनिया में रहते हो? कभी इंस्टा की दुनिया से बाहर भी तो निकलो। तो तुम हमारी दुकान पे आए, तुमने कहा गर्म पानी की बोतल दे दीजिए। अब हमने इस बोतल की जगह, तुमने तो कहा गर्म पानी की बोतल दे दीजिए, हमने इस बोतल की जगह तुम्हें नॉर्मल प्लास्टिक की बोतल दे दी। तुम घर गए, 100 डिग्री के टेम्परेचर पे तुमने गैस पे पानी को बॉईल करा, उस पानी को उस हमारी वाली बोतल में रखा, शेप उसका यही था, कलर उसका यही था, पर वो साधारण प्लास्टिक की थी। तुमको क्या पता, तुमने उसमें डाला, कॉर्क बंद किया और पूरा डिस्क्रिप्शन याद रखना। कमर के दर्द के लिए आए थे। पता आगे नहीं बोल रही मैं, चुप चुप बोलना चाहिए। बैठ जाओ, समझ गए ना? समझ जाओ, मुंह से अब शब्द नहीं निकालना चाहिए किसी के लिए। अरे यार तुम कहाँ मार डालने के लिए, उसको मरा नहीं है भाई। हाँ बस कमर का कमरा जरूर। तो याद रहेगा ना बच्चों, कौन से पॉइंट पे खड़े हुए थे तुम? मर्केंटेबल लिखो, मोच हमेशा के लिए ठीक। लिखो मर्केंटेबल, where goods are bought, where goods are bought by description from a seller who deals in those goods. When the goods are bought by description from a seller
who deals in goods of that description, who deals in goods of that description, then there is implied condition, then there is implied condition that goods should be sellable, good should be sellable, good should be, वो सेलेबल लिखना चाहिए एक्चुअली, SALEABLE वाला, सेलेबल, नॉट SELL, सेलेबल बोलना चाह रही हूँ मैं. गुड शुड बी सेलेबल विद दोज पर्टिकुलर फीचर्स, good should be saleable with those particular features. अब मैं इसको हिंदी में बोल देती हूँ. जब गुड्स जो हैं किसी विशिष्ट डिस्क्रिप्शन के मैच करते हों, जैसे कि अगर ये बॉटल थोड़ी थर्मल है इन नेचर कि इसमें गर्म पानी या ठंडा पानी आप रखेंगे तो 8 घंटे रहेगा, ऐसा ये कंपनी मिल्टन क्लेम करती है, तो ये नॉर्मल स्टील बॉटल से अलग है. नॉर्मल स्टील बॉटल में एक ही लेयर होती है. ये जो थर्मल वाली होती है जिसमें कि टेम्परेचर वो रखती है तो उसके 3 लेयर होते हैं अंदर, तो उस लेयरिंग के कारण वो गर्म या ठंडा जो भी आप टेम्परेचर रखते हैं टेम्परेचर मेंटेन करती है 8 घंटे, ऐसा इसका डिस्क्रिप्शन है. हाँ या ना? दुकानदार ने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया अपने गुड्स का, मतलब जो फर्स्ट वाला पॉइंट है उसमें दुकानदार ने अपने गुड्स को बताया था. अब यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है. आप किसी से बोलेंगे थर्मो स्टील की बोतल चाहिए तो वो थर्मो वर्ड का मतलब ही क्या है कि वो थर्मल वाली स्टील बोतल है. हाँ या ना? तो नॉर्मल बोतल अगर 200 रुपये की आएगी तो ये 500 रुपये की आएगी, इसी बात के लिए एक्स्ट्रा पैसे हैं. हाँ या ना? तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि वो वाला डिस्क्रिप्शन और इस डिस्क्रिप्शन में क्या अंतर है. इसका मतलब है जब गुड्स किसी विशिष्ट कार्य के लिए ही जाने जाते हैं, इसलिए मैंने आपको वो रबर वाली पिंक वाली बॉटल बताई. तो आप उसकी ड्राइंग बना लीजिए ताकि आपको याद रहे, आप कंफ्यूज ना हो कि हॉट वाटर बॉटल, अगर कोई केमिस्ट के स्टोर पे जाके हॉट वाटर बॉटल बोलेगा रबर बॉटल तो उसका यही मतलब है, इसको हॉट वाटर बॉटल ही बोलते हैं. बॉटल नहीं है वो, पर उसको बोलते वही हैं. कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में कुछ डिस्क्राइब्ड होता है, जैसे थर्मो स्टील की बॉटल. इसका मतलब है ये पानी को 8 घंटे गर्म या ठंडा व्हाटएवर टेम्परेचर मेंटेन करेगी. ये नॉर्मल स्टील बॉटल से अलग है. तो दुकानदार कुछ कहे या ना कहे, आपने जाके बोला थर्मो स्टील बॉटल दे दो, उसने बॉटल दी 200 रुपये वाली और पैसे लगाए 500 रुपये थर्मो स्टील के, तो बताओ उसने गलत सामान बेचा कि नहीं? ये बात हो रही है अभी. ये बात और वो डिस्क्रिप्शन वाला पॉइंट कहीं से कहीं मैच नहीं कर रहे हैं. वहाँ तो उसने अपने गुड्स की व्याख्या की थी, वो बात अलग है. यहाँ व्याख्या वो नहीं कर रहा है, वो प्रचलित ही उस तरीके से है. हाँ, गुड शुड बी सेलेबल विद दोज पर्टिकुलर फीचर्स. बेटा कोई दे देना, मैं लाइन रिपीट कर दूँ जिसमें पूरी लाइन लिखी हो. पूरी लिखी है लाइन? हाँ, कहाँ गया? When goods are bought by description from a seller who deals in goods of that description, comma, then there is implied condition that goods should be saleable with those particular features. और ये बॉटल की एग्जाम फोटो बना लो. ठीक है, चलो आगे लिखो फटाफट. लास्ट पॉइंट ऑफ दिस गुड शुड बी होलसमनेस. इसमें बस इसका कोई पॉइंट नहीं आता एग्जाम में. जब गुड्स खाने के हों ह्यूमन बींग्स के, तो वो एडिबल हों, खाने योग्य हों. लिखो, व्हेन गुड्स आर ईटेबल्स and when goods are eatables, then there is an additional condition. When goods are eatables, then there is additional condition that they should be wholesome for human consumption. आपके घर में कोई डॉग रहता है, वो जो बिस्किट खा के पचा सकता है उसकी क्षमता अलग है और आपकी क्षमता अलग है.
तो जो भी खाने का सामान जो भी खाने का सामान बेचा जाता है वो इंसानों के खाने के लिए बेचा जाता है, जानवरों के खाने के लिए नहीं। तो इट शुड बी फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। गुड शुड बी होलसम। होलसम का मतलब वो ह्यूमन बींग्स के कंजम्पशन के लिए हो, वो किसी तरह से इन्फेक्टेड ना हो। इसमें एग्जाम्पल लिख लो, इसमें एग्जाम्पल लिख लो, इसमें एग्जाम्पल लिख लो। एक व्यक्ति ने अपने यहाँ पे वो दूध के पार्लर वो होते हैं ना, सांची मिल्क पार्लर, हाँ या ना, वहाँ से जाके एक मिल्क का पैकेट खरीदा। तो वहाँ से जो उसने मिल्क का पैकेट खरीदा वो जर्म्स हो चुके थे उसके अंदर ऑलरेडी। तो जब उस व्यक्ति ने उसको कंज्यूम किया तो उसको फूड पॉइजनिंग हो गई। तो फिर वो खुला हुआ पैकेट भी जो यूज़ हो चुका है वो तो सामान में बन के यूज़ हो गया, पैसे वापस क्लेम कर सकता है, सामान तो वापस कर नहीं सकता है क्योंकि वो तो कंज्यूम हो गया। या ब्रेड आपने खोली, उसमें फंगस निकली, आधी आपने खा ली, तो जो बची है आप आधी छोड़ाओ दुकान पे, मत ही छोड़ो, क्या हो, कोई फ़र्क नहीं होता, पैसे वापस मिल सकते हैं। चलो जल्दी बताओ कितने पढ़ लिए हमने? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अभी याद करो, अभी भी पूरा याद नहीं हुआ है तो मैं याद ही करना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसमें से सैम्पल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और वो नॉर्थ पोल वाला, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी आप याद करिए मेरे सामने। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।